मेरी मैडम 35 साल की होते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती थी। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अभी 25 साल की हों, क्योंकि खूबसूरती के कारण वह हमेशा एक जवान लड़की की तरह ही दिखती थी। एक दिन मैं हॉल में पोछा लगा रहा था, तभी मैडम बाथरूम में नहा कर बाहर आई और अचानक पैर फिसलने से वे गिर गई। इस वक्त वे सिर्फ तौलिए में ही थी, लेकिन इस वक्त इनके हाथ से तौलिया छूट गया और वे अब ऐसी हालत में थी जिसे देखकर मेरे अंदर के जज्बात भड़कने लगा। मेरी निगाह उसके उस अंग पर जाकर टिक गई जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने मैडम को अपनी गोद में उठाया और कमरे में लेकर चला गया। अब वहाँ भी बेकाबू हो रही थी। फिर मैंने इन्हें बिस्तर पर लेटाया और इसके साथ पूरे 2 घंटे तक। मेरा नाम सलमान है और मैं अभी 25 साल का हट्टा खट्टा नौजवान हूँ। हम 2 भाई बहन अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे, क्योंकि मेरे पिताजी की 10 साल पहले ही एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। तब से मेरी माँ हम दोनों भाई बहन का वो अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। मेरा बाप बहुत गरीब था, जिसकी वजह से इनका सही इलाज नहीं हो पाया। वो कहते हैं ना कि गरीबी बहुत बेशर्म चीज़ होती है, इसलिए ज़्यादातर गरीबों के घर ही आती है। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करके हमें किसी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन गरीबी के कारण मुझे वे पढ़ा नहीं सकी। मैं बस गांव के किसी स्कूल में ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हुआ था, लेकिन मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहता था, इसलिए मैं भी काम करना शुरू कर दिया। मैं देख रहा था कि माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। इनकी तबीयत अब हमेशा ख़राब रहने लगी थी, लेकिन फिर भी माँ ज़बरदस्ती काम करने चाहती थी। मैं बार बार माँ से कहता कि तुम घर पर ही रहा करो ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके, लेकिन वे कहती कि अगर घर पर रहूँगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन घर के हालात ही ऐसे थे कि मैं भी ज़्यादा ज़ोर नहीं दे सकता था। मैंने भी अपने दोस्तों के साथ मज़दूरी का काम करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ अपने दोस्तों के साथ काम पर जाता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिलने लगे थे, लेकिन जितने पैसे मुझे मिल रहे थे इतने में तो घर का खर्च बिल्कुल भी नहीं चल सकता था। इसलिए मैं शहर जाने का फ़ैसला किया। मैं अपनी माँ के इस बारे में बात की तो वो मुझे शहर जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने माँ से कहा कि अगर मैं शहर नहीं जाऊँगा तो अपनी बहन की शादी कैसे करूँगा, क्योंकि यहाँ मुझे जितने पैसे मिलते हैं इससे तो घर का खर्च भी चलाना मुश्किल है, फिर बहन की शादी कैसे हो सकेगी। माँ मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ गई और फिर इसने मुझे शहर जाने की मंजूरी दे दी। 2 दिन के बाद ही मैं अपना थोड़ा बहुत सामान बांध कर शहर के लिए निकल गया। शहर पहुंचकर मैंने काम ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि जो लोग ज़्यादा पढ़े होते हैं वे भी लाइन में खड़े थे। फिर मुझ जैसा कम अनपढ़ लिखा मैं क्या कर सकता था। इसी तरह भटकते भटकते मुझे कई दिन हो गए, लेकिन मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिल पाया। मैं ऐसे ही 10 होकर एक चौराहे पर बैठा हुआ था, जहाँ पर बहुत से लोगों का आना जाना होता था। तभी मुझे किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने पलट कर देखा तब एक सुंदर सी औरत मुझे आवाज़ लगा रही थी। मैं दौड़ता हुआ इनके पास चला गया। वह औरत मुझसे मेरा नाम पूछने लगी और कहने लगी कि मैं देख रही हूँ कि तुम कई दिनों से यहाँ वहाँ घूम रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम चाहिए। इनकी बात पर मैंने कहा, जी मेरा नाम सुल्तान है और मैं गाँव में इतनी दूर काम के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है और मैं इस शहर में किसी को जानता भी नहीं। औरत यही कोई 35 साल की लग रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर बहुत मासूमियत झलक रही थी। ये देखने में एकदम से कमाल की लग रही थी। इसने कहा कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें काम देती हूँ। मैंने कहा, जी मुझे तो काम करना ही है। फिर मुझे वहाँ अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। घर पहुँचने के बाद मैंने देखा कि इनका घर काफ़ी अच्छा बना हुआ था। फिर वो कहने लगी कि सुल्तान, आज से तुम मेरे घर का काम करोगे, तुम्हें रहने और खाने को भी दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें घर का सारा काम वक्त से और अच्छे से करना होगा। मैंने कहा कि मैडम मेरी तनख्वाह। मेरी बात पर वह कहने लगी कि इसकी फ़िक्र तुम मत करो, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। मैंने देखा कि घर में वह सिर्फ अकेली ही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। तब मैंने कहा कि मैडम आप यहाँ अकेली रहती हैं। इसने कहा कि हाँ मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ, लेकिन आज से तुम इस घर के अच्छे से ध्यान रखा करोगे, क्योंकि तुम मुझे बहुत ईमानदार लगते हो। मैंने कहा, मैडम आप फ़िक्र ना करें, आपने मुझ पर
भरोसा किया है और मेरी इस मुश्किल समय में मुझे बहुत काम दिया है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूँगा। तभी मैंने फिर इनसे झिझकते हुए इनका नाम पूछा तो वे अपना नाम सीमा बताई, जो बिल्कुल इसी की तरह मीठा था। फिर इसने मुझे घर का सारा काम अच्छे से समझा दिया। इसने मुझे घर में ही एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया। मैं अपने कमरे में जाकर अपना सामान रखा और काम पर लग गया। मैडम सुबह 9 बजे अपने काम पर जाती थी, इसलिए मुझे इसके लिए वक्त पर नाश्ता तैयार करने को कह दिया गया था। धीरे धीरे मैं अपने काम में बिज़ी हो गया और पूरे घर को अच्छे से संभालने लगा। मुझे सीमा मैडम को यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वे बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आती थी, जबकि इससे पहले मैं जहाँ काम करता था वहाँ कोई इतने अच्छे व्यवहार मुझसे नहीं रखता था। सीमा मैडम के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती थी, कभी ऐसा नहीं लगता था उन पर कोई मुसीबत आने वाली है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मुझे इस घर में काम करते हुए 2 महीने गुजर गए। वो मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी, जिससे मैं कुछ पैसे अपनी माँ के पास भेज देता और थोड़े पैसे अपने खर्च के लिए भी रख लेता। मैं इतना अच्छा नौकरी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं पूरे ध्यान देकर घर का काम कर रहा था ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। मेरी मैडम जब तक घर में होती थी तब तक तो वो मुझसे खूब बातें करती थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इनका नौकर नहीं बल्कि इस घर का कोई मेंबर हूँ। रात के काम से आने के बाद भी वह मुझे अपने पास बिठाकर ढेर सारी बातें किया करती थी। मैं मैडम के इस रवैये से बहुत खुश रहता था, क्योंकि मुझे इतनी खूबसूरत मैडम का साथ रहने को मिल रहा था, वरना मुझ जैसे गरीब से काम करवाने के अलावा वे अपने पास किसी को भटकने भी नहीं देते थे। एक दिन रात का खाना बनाकर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी मैडम ने आवाज़ देकर कहा कि खाना लगा दो। मैं फ़ौरन से खाना लेकर जाकर टेबल पर रख दिया और इनकी प्लेट निकालने लगा। तभी मैडम ने कहा कि सुल्तान, तुम भी अपना प्लेट ले लो और यही मेरे साथ बैठकर खा लो। उसके कहने पर मैंने भी अपना प्लेट लगा लिया और खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के दौरान मैडम मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा कि मेरे घर में मेरी माँ और एक छोटी बहन के अलावा और कोई नहीं है। इस दौरान मैंने गौर किया कि मैडम मुझे ये अजीब सी नज़रों से देख रही थी। इनकी आंखों में मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा था और कहीं ना कहीं मैं भी इसके बारे में सोच रहा था, आखिर इसकी इतनी उम्र ही हो गई है, लेकिन अभी तक शादी क्यों नहीं की। ये सवाल मेरे जहन में पहले भी कई बार आ चुका था, लेकिन मुझे कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं तो एक मामूली सा नौकर था। इसलिए इनके नज़दीक के मामलों में मुझे दखल देना अच्छा नहीं लग रहा था। खाना खाने के बाद हम अपने अपने कमरे में सोने चले गए। थोड़ी देर के बाद मुझे मैडम के कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। इस तरह से सिसकियाँ ले रही थी जैसे वो रो रही हों। ये बात मुझे ज़्यादा हैरान कर रहा था, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, हम दोनों ने खाना भी खाया और बात भी ठीक से की, लेकिन कमरे में जाने के बाद इस तरह रोने की आवाज़ें आना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एक बार तो मैंने सोचा कि इनके कमरे में जाकर देखूं, लेकिन ऐसा ही किसी के कमरे में जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में ही सोया रहा। जब सुबह हुई मैंने देखा कि सीमा मैडम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन इनकी निगाह बार बार मेरे ऊपर आकर टिके जा रही थी। इसका इस तरह से मुझे देखना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे पहले तो वैसा नहीं थी, लेकिन अचानक मैडम का इस तरह का रवैया मेरे लिए परेशानी का सबब बन गया था। ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही थी। इस वक्त तो मैं अपनी नज़रें झटक कर अपने कामों में लग गया, लेकिन वह अब मुझसे कुछ नहीं बोल रही थी, बस वे सिर्फ मुझे देखे जा रही थी। फिर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। मैं भी हॉल में पोछा मारने लगा। कुछ ही देर में वह नहाकर बाथरूम से बाहर आई, तभी इनका पैर फिसल गया और वे गिर गई। मैंने अभी फर्श पर पोछा मारा था, शायद इसी वजह से इनका पैर फिसल गया। इस वक्त वो सिर्फ तौलिए में ही थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इनका गौरा बदन मुझे मदहोश कर रहा था, लेकिन वो मेरी मालकिन थी और मुसीबत में मुझे काम दिया था, इसलिए फ़ौरन से अपनी निगाह इनके बदन पर से हटाई और दौड़कर इसे उठाने लगा। जैसे ही मैंने इसका हाथ पकड़कर उठाया तो वो कहने लगी कि मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो, शायद मेरी कमर में चोट लग गई है। इनके कहे अनुसार मैंने इनके कमरे में ले जाकर छोड़ दिया और फिर मैं फ़ौरन से बाहर आ गया, क्योंकि जिस हाल में अभी वो थी इस हाल में मैं वहाँ रुकना मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था, क्योंकि मैं ये जवान मर्द था और जज्बात मेरे अंदर भी थे, इसलिए मैंने वहाँ से बाहर आना ही बेहतर समझा। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गया, लेकिन अब मैं देख रहा था कि मैडम का चेहरा फीका पड़ने लगा था। हमेशा चहकने वाली मेरी मैडम अब उदास रहने लगी थी, जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं इनके ही बारे में सोचने लगा था
कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी जो इस कदर उदास रहने लगी थी। जब रात हुई तो खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन अभी भी मेरी आंखों के सामने मैडम का वह गोरा बदन दिख रहा था, क्योंकि वह देखने में बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। लेकिन फिर इसकी उदासी को देखकर मुझे हैरानी भी हो रही थी, जो मुझे बार बार इनके फीके का कारण जानने के लिए वश कर रहा था। कभी सोच रहा था कि जाकर पूछूं कि क्या बात है, लेकिन फिर मेरी नौकरी जाने का भी डर था। मुझे लगता था कि कहीं इसे मेरी किसी बात का बुरा न लग जाए तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगी, जबकि नौकरी पाने के लिए मैं यहाँ वहाँ बहुत भटका हूँ। इसलिए अब मैं और नहीं भटकना चाहता था। मैं अपने बिस्तर पर बैठा ये सब सोच रहा था, तभी फिर से मुझे मैडम की सिसकियों भरी आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं फिर से इस आवाज़ को सुनकर परेशान होने लगा। आखिर ये माजरा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने फैसला किया कि अब चाहे जो भी हो, इसे ये बात जानकर ही रहूँगा। मैं अपने कमरे से निकलकर मैडम के कमरे के पास पहुँच गया और इनका दरवाज़ा खटखटाने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो आवाज़ आना बंद हो गई। लेकिन मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं वापस अपने कमरे में आ गया। इस बारे में कुछ देर सोचा, फिर सो गया। जब सुबह हुई तो मैं फिर से अपने कामों में बिजी हो गया, लेकिन आज भी मैडम के चेहरे पर वही उदासी झलक रही थी जो मुझे बार बार हैरान कर रहा था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं मैडम के पास चला गया। फिर इनसे पूछा कि मैडम आखिर बात क्या है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान रह रही हैं। पहले तो आप ऐसी नहीं थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया। मेरी बात को सुनकर उसने कहने लगी, सुल्तान तुम ये सब जानकर क्या करोगे। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और तुम अपना काम पर ध्यान दो। जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि तुम अच्छे और नेक इंसान हो जिस पर मैं भरोसा करती हूँ। अपनी मैडम के मुंह से इस तरह का बात सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि मैडम एक अच्छी औरत थी। वे मेरी बहुत मदद की थी और कभी भी मुझसे बुरा बर्ताव नहीं किया था। फिर मैं इन बातों को छोड़कर अपने काम में लग गया, लेकिन अब मेरे अंदर मैडम को लेकर कुछ ज़्यादा परेशानियाँ थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी मैडम से प्यार करने लगा था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनसे इस बारे में बात करता। आज जब मैं अपने कमरे में था तो मुझे फिर मैडम की वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं इनसे पूछ कर ही रहूँगा, क्योंकि हर दिन चहकने वाली मैडम अचानक से इस तरह रहने लगी जो मुझे बार बार परेशान कर रहा था। आज मैं फिर अपने कमरे से निकलकर मैडम के कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया और थोड़ी देर वहीं रुका रहा। दरवाज़ा ना खुलने के बाद जब मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तभी मैडम का दरवाज़ा खुल गया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैडम एक नाइटी पहने हुए दरवाजे पर खड़ी थी। वो उदास होकर कहने लगी कि क्या बात है सुल्तान, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मैडम आपकी उदासी अब मुझसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए मैं जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी बात पर मैडम मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे के अंदर लेकर चली गई। फिर इसने मुझे बैठने को कहा। उसके कहे अनुसार उनके ही साथ उनके बिस्तर पर बैठ गया। फिर मैंने कहा कि अब तो बताइएगा कि बात क्या है। मेरी मैडम मुझे बताने लगी। वो कहने लगी, सुल्तान मैं एक यतीम हूँ। मैं 6 साल की थी जब मुझे एक आदमी ने गोद लिया। क्योंकि इसका भी अपना कोई ना था, इसलिए वह मुझे अपने घर में लेकर मुझे अच्छे से रखने लगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता थे। इनके साथ रहने के बाद मुझे महसूस हुआ कि एक माँ बाप का प्यार क्या होता है, क्योंकि वो मुझे एक बाप के साथ साथ एक माँ का भी प्यार दिया करते थे। तब से मैं उन्हें ही बाबा कहने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं 19 साल की हो गई। मैं देखने में काफ़ी सुंदर थी, इसलिए बहुत सारे कॉलेज के लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन मैं उन सब से कतराती थी। मैं इन सब से बचती रही और अपने आप को सुरक्षित करती रही। एक दिन मेरे बाबा की अचानक मौत हो गई, जिससे मैं बहुत रोई, क्योंकि इस दिन मैं सिर्फ फिर से यतीम हो गई। उनके पास एक घर था और थोड़े बहुत पैसे भी थे जो वहाँ मेरे लिए छोड़ गए थे। इनके जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसी दौरान एक लड़के से मुझे प्यार हो गया। वो मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाने लगा, जिससे मैं भी अपने आने वाली ज़िंदगी को लेकर बहुत खुश थी। वे मुझे कभी होटल में लेकर जाता तो कभी दूर ऐसी जगह ले जाता जहाँ से किसी का आना जाना नहीं होता था। वहाँ ले जाकर वे मेरे साथ हर दिन अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने लगा। मैं इसे रोकती तो वो कहता कि हम शादी करने वाले हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कुछ महीने बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे डर लगने लगा और मैं काफ़ी घबरा गई। एक दिन मैंने इस लड़की को बुलाया और सारी बातें बता दी। मैंने इससे कहा कि चलकर हम शादी कर लेते हैं। बिना शादी के मैं माँ कैसे बन पाऊँगी, ये समाज क्या कहेगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगी। लेकिन वो लड़का शादी से साफ मना कर दिया और मुझे इसी
हाल में छोड़कर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे ये बात हर किसी को मालूम हो गई कि मैं बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर लोग मुझे हर दिन उल्टा सीधा सुनाने लगे। कुछ लड़के मेरी इज्जत के साथ खेलना भी चाहते थे, जिसकी वजह से मैं घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन मैं कब तक घर में बंद रहती, मैं हर दिन रोती रहती, लेकिन मेरी दुख को कोई समझने वाला नहीं था। एक दिन मैंने सोच समझ कर ये फैसला किया और अपना पेट साफ करवा लिया। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, क्योंकि ये समाज एक कमज़ोर और नॉर्मल लड़की पर अत्याचार कर सकता है, लेकिन ये कामयाब लड़की को नहीं। उस वक्त कुछ दिन तक तो मैं यूं ही घर में पड़ी रही और सोचती रही कि अब क्या करूं। इसी तरह वक्त गुजरता गया और शादी की उम्र होने लगी, लेकिन ना तो मेरे आगे कोई था और ना ही पीछे। मुझे शादी भी खुद ही करनी थी। इसी वजह से मैं बाहर कुछ लड़कों से दोस्ती करनी शुरू कर दी, लेकिन वो सब भी मेरे शरीर के ही भूखे थे। जिस से मैं अपनी दोस्ती की, सब ने मेरा इस्तेमाल किया। जब मैंने शादी की बात चलाई तो एक यतीम और बदकिरदार लड़की कहकर सब ने शादी से इनकार कर दिया। अपनी इसी हालत की वजह से मैं टूटती चली गई। फिर एक दिन मैंने जगह बदल दी और वहाँ से यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद मैंने एक पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर काम करने लगी और अपनी आगे की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया और अब मैं अपनी काबिला के दम पर एक बड़ी कंपनी के काम करने लगी। मैं जहाँ पर काम करती हूँ वहाँ के कई लोग मुझसे शादी करने की बात भी रखे, लेकिन जब इसे ये मालूम हुआ कि मैं अनाथ हूँ तो इसने भी शादी से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ये गहरा सदमा लगा और अब मैं बीमार रहने लगी हूँ। मैं काम पर जाती तो ना चाहते हुए भी मैं सबके सामने अपना दुख छुपाना पड़ता, लेकिन मेरे अंदर कितने गम और कितने दुख हैं ये मैं ही जानती थी। जवान हो गई थी, मेरे अंदर भी एक औरत की भावनाएं तूफान मारने लगी थी। इसीलिए मैं शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी और अब वह सब अपने शौहर से पाना चाहती थी, लेकिन मुझे महसूस होने लगा कि मेरी शादी अब नहीं होगी। मैं शादी के बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। एक दिन मैं काम पर इन्हीं सब बातों को लेकर परेशान थी, तभी मेरे सीने में अचानक दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि हार्ट अटैक का पहला झटका था, इसलिए आपसे कोई भी परेशान करने वाली चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, नहीं तो ये झटका दोबारा आ सकता है, जिससे मेरी जान को खतरा था। उस दिन के बाद मैं गुजरती हुई बातों को ध्यान देना बंद कर दिया और हमेशा हंसने लगी। फिर धीरे धीरे गुजरती हुई बातों को मैं भूल गई और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं जब भी अपने कमरे में आती हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं यतीम हूँ और यतीम ही रह जाऊँगी। इसी दुख की वजह से मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक सकती हूँ, मैं रोने लगती हूँ। इतना सब कहते हुए मैडम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं सोचने लगा कि ये लोग कितने मतलब परस्त हैं। क्या एक यतीम को जीने का कोई हक नहीं? आखिर ये लोग क्यों नहीं समझते कि एक औरत की इज्जत कितनी अनमोल होती है, फिर चाहे वह औरत कोई यतीम हो या बहुत बड़े परिवार से हो। मैंने सीमा मैडम से कहा कि मैडम अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे मैडम हैरान नज़रों से देखने लगी और कहने लगी, अब मेरी ज़िंदगी में क्या रखा है सुल्तान? तभी मैंने कहा कि मैडम आप चाहें तो आपके जीवन में वो खुशी मैं दे सकता हूँ जिसकी उम्मीद आप छोड़ चुकी हैं। वो मेरी तरफ देख कर कहने लगी, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा कि मैडम मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। ये बात कहते ही मेरे अंदर कभी हिम्मत नहीं हुई, मगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैडम मेरा हाथ पकड़े लिए और कहने लगी, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने इसे पूरा यकीन दिलाया और फिर अगले ही दिन मैंने इनके साथ शादी कर ली और वे मुझसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, सुल्तान तुम मेरी ज़िंदगी में खुदा बन कर आए हो। तुमने मेरी भावनाओं को समझा और मुझे अपना बनाया। मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी। मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया से ऐसे ही चली जाऊंगी, पर तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी दी जिससे आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कहा कि मैडम मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मैं औरत की भावनाओं का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ और बहन हैं जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरी बात पर वे कहने लगी कि सुल्तान अब तुम मेरे शौहर हो तो मुझे अब से मैडम मत कहो और तुम मुझे अपने नाम से ही पुकारो। मैंने कहा कि सीमा आज हमारी सुहाग रात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज की शुरुआत तुम करो, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फिर सीमा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर कमरे में चली गई। इस रात हमने जमकर प्यार किया। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरी बीवी सीमा के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान झलक रही थी, जिसे देखकर मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। तभी इसने कहा कि अब तो तुम अपनी माँ और बहन को भी यहीं पर ले आओ ताकि मुझे मेरा परिवार मिल सके। मैं इसकी बातों को समझ रहा था, इसलिए मैं अपनी माँ और बहन को लाने अपने गाँव चला गया। वहाँ जाकर मैंने अपनी माँ को सब कुछ सच बता दिया। माँ को इस रिश्ते से कोई तकलीफ़ नहीं हुई। फिर मैं माँ और बहन को लेकर वापस शहर अपनी बीवी
सीमा के पास चला आया। सीमा को देखकर मेरी माँ बहुत खुश हो गई। मेरी बीवी सीमा जो एक यतीम थी, लेकिन अब इसका एक छोटा सा परिवार है। वह हम सबके साथ बहुत खुश है और मैं कोशिश भी करता हूँ कि इसे हमेशा खुश रखूँ। दोस्तों, जब एक लड़का अनाथ होता है तो इसे लोग हराम का टैग लगा देते हैं, लेकिन जब एक लड़की अनाथ होती है तो लोग इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के फिराक में रहने लगते हैं, जबकि इसमें अनाथ लड़की का कोई कसूर नहीं होता। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि सब इंसान को जीने का हक है, फिर चाहे वह कोई ज़्यादा हो या कोई अनाथ। किसी इंसान का ये हक नहीं कि वह किसी मजबूर लड़की के साथ खेले। आज की वीडियो कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।